everyone. Hello everyone. We all are here to discuss on psychoanalysis, a very interesting topic of psychology. So with me, Naveen is here with us, and Mr. Raja is here. So Raja sir, we call him Raja sir. So let's start the discussion. So हम लोग आज जो है psychoanalysis के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ साइकोलॉजी की साइकोलॉजी psychoanalysis हुआ स्टार्ट कैसे, है ना? तो तो रजा सर, क्या लगता है आपको साइकोएनालिसिस की स्टार्टिंग जो है वो फ्रॉइड से ही शुरू होती है? इसको फॉर्मल नेम देने वाला साइको आई थिंक फ्रॉइड ही था, लेकिन उसकी भी अपनी हिस्ट्री है. ही हैज हिज हिस्ट्री इन टर्म्स ऑफ बिकॉज साइकोएनालिसिस का जो पुराना पार्ट था वो था हिप्नोसिस. लेटर ऑन ही ग्रेजुएटेड एंड फाउंड कि ड्रीम एनालिसिस एंड जो फ्री एसोसिएशन है वो पावरफुल मेथड्स हैं. तो उसके लिए अगर हम देखें तो लाइबर्ट्स एंड बेरहम ने सबसे पहले वर्ड यूज किया मेस्मरिज्म. एक्चुअली इसको देने वाला था फ्रांस मेस्मर. वहीं से वर्ड निकल के आया मेस्मरिज्म, जिसमें वो बेसिकली ही वाज यूजिंग ऑन एनिमल्स विद मैग्नेट्स फ्लूइड बॉडी कंट्रोल करने के लिए. दैट्स वेयर मेस्मरिज्म केम. उसके बाद फिर जीन मार्टिन आते हैं जो हिप्नोसिस की बात करते हैं. जीन मार्टिन चैकॉट. या तो वो बात करते हैं हिप्नोसिस की, जिससे फ्राइड ने हिप्नोसिस काफ़ी टाइम तक फ्राइड ने उसको बहुत ही स्ट्रांगली एडवोकेट किया. फिर आते हैं जोसेफ ड्रयर, जिसने काथेटिक मेथड की बात की. और उस टाइम पे हिस्टीरिया वाज अ बिगर प्रॉब्लम, तो दे वर यूजिंग ऑल दिस मेथड्स फॉर हिस्टीरिया. आई थिंक जब ये क्या कहते हैं, जब फ्रॉइड जो थे वो फ्रांस गए थे, है ना? तो उन्होंने आई थिंक इसी पे फोकस किया था. आई थिंक वो चारकॉट के साथ मिलके हिस्टीरिया का ट्रीटमेंट ही वो लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे थे, है ना? और हिप्नोटिज्म जो था उसका मेथडोलॉजी था, है ना? आई थिंक ये जो प्रोसेस था इसके थ्रू ही वो लोग आगे प्रोसीड किए. सो कैसे स्टार्टिंग हुई साइको एनालिसिस की, और कैसे फ्रॉइड को लगा कि साइको एनालिसिस जो है ये एक ब्रॉडर टॉपिक है और इसके बारे में कुछ थ्योरीज देनी चाहिए? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि फ्रॉइड को हिप्नोसिस में भी लेटर स्टेज उसको कन्विंसिंग नहीं लगा. और जो काथेटिक मेथड था वो इट वाज बेसिकली अ वेंटिंग आउट मेथड. तो इसीलिए उसने वो जो ड्रीम एनालिसिस एंड फ्री एसोसिएशन, बेसिकली ड्रीम एनालिसिस इज पोस्ट मेथड कि ड्रीम आप देख चुके हो उसके बाद उस पर एनालाइज कर रहे हो. फ्री एसोसिएशन इज अ लाइव मेथड, आप डायरेक्टली उस बंदे से वहीं पे बात कर रहे हो. तो आई थिंक दीज टू मेथड्स वर वेरी पावरफुल टेक्निक्स. और ये देखा जाए तो हिप्नोसिस और काथेटिक मेथड के ही पार्ट हैं. जब वो फ्री एसोसिएशन बंदा करता है तो फाइनली इट एंड्स ऑन कैथेसिस. वो अपने एक्सप्रेशन को बोलते बोलते कभी कभी लोग रोने लगते हैं, कभी कभी गुस्सा करने लगते हैं. तो देखा जाए तो ड्रीम एनालिसिस इज मोस्ट ऑफ अ नेचुरल हिप्नोसिस कि बंदा सो रहा है और उसमें जो देख के आ रहा है वो बता रहा है इंस्टेड ऑफ इंस्टिगेटेड. तो आई थिंक ही यूज्ड दिस टेक्निक्स वेरी नाइसली टू ब्रिंग इन अ बेटर. ड्रीम एनालिसिस वन ऑफ द ओल्डेस्ट साइंटिफिक मेथड्स में काउंट होता है इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजी. उसने साइंटिफिकली बताया कि लोग क्या सोचते हैं. तो ही वॉज डेफिनेटली अ स्मार्ट पर्सन एंड उसने बहुत ही बढ़िया से दो नोन चीज़ों को साइंटिफिकली कन्वर्ट किया टूवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ साइकोलॉजी. राइट. तो ओके, सो नवीन, थोड़ा सा तेरे से जानना चाहूंगा मैं कि ये जो है साइको एनालिसिस जो ये स्टार्टिंग होती है, एंड उसके बाद फिर फ्रॉइड जो है उनके कुछ मॉडल्स आते हैं, जैसे कि कॉन्शियसनेस के बारे में वो बात करते हैं, अनकॉन्शियसनेस, जैसे टॉपोग्राफिकल मॉडल जो हमारे पास हो जाता है. हाँ. या सो उसके बारे में कुछ क्या क्या लगता है कि मतलब ये कॉन्शियसनेस का जो कॉन्सेप्ट था वो फ्रॉइड को क्या कॉन्शियसनेस को कैसे इलेबोरेट कर सकते हैं हम? सो बेसिकली लाइक फ्रॉइड का शायद ये मानना था कि जो कॉन्शियसनेस तो बेसिकली वही होती है कि लाइक हम अपने आसपास की सराउंडिंग्स को लेके कितना अवेयर है. एंड उसके टॉपोग्राफिकल मॉडल की बात करें तो उसने उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया था, जिसमें सबसे पहले आ जाता है हमारा कॉन्शियस माइंड, उसके बाद अनकॉन्शियस माइंड, और उसके बाद होता है या फिर नॉट अनकॉन्शियस से पहले होता है प्री कॉन्शियस माइंड. तो अनकॉन्शियस माइंड सबसे लास्ट वाला होता है. तो बेसिकली जो हमारे जितने भी लाइक
कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कभी भी कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आती है या फिर कुछ भी लाइक ऐसा आता है जिससे हमारा ब्रेन काफ़ी स्ट्रगल करता है, तो या फिर कोई भी ऐसी मेमोरी जो लाइक हमारे लिए पेनफुल होती है, सो ब्रेन क्या करता है बेसिकली उसको ऑटोमेटिकली हमारे अनकॉन्शियस माइंड में डाल देता है ताकि लाइक हम उससे ज़्यादा स्ट्रगल ना कर सकें। सो और मतलब और जो बेसिकली हमारा अनकॉन्शियस माइंड है ना, उसके अंदर ही ऑलमोस्ट हमारे सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं जिनके बेस पे हमारा कॉन्शियस माइंड वर्क करता है। राइट, तो मतलब जितने भी हमारे एक्सपीरियंसेस हैं वो अनकॉन्शियस माइंड का पार्ट है, मतलब प्री कॉन्शियस माइंड का पार्ट है। और जो हमारे अंदर डिजायर्स आ रहे हैं, जो थॉट्स आ रहे हैं, है ना, जो कंट्रोल्ड नहीं है ना, प्लेजर की जिसमें हम बात करते हैं, है ना, तो वो जो है वो अनकॉन्शियस माइंड का पार्ट है। और काफी तो अनकॉन्शियस और कॉन्शियस में जो ये जो डिफरेंस है, ये कैसे क्रिएट होता है और हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा थॉट जो है वो कॉन्शियस है या कौन सा अनकॉन्शियस है? यार अनकॉन्शियस माइंड का बेसिकली अनकॉन्शियस माइंड होता क्या है, ठीक है, सो ये माइंड का ना वो पार्ट होता है जो जिससे हम एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे एक तो यही मेन डिफरेंस आ जाता है कि जो कॉन्शियस माइंड होता है ना, उसमें अगर तेरे पास कोई भी एक्सपीरियंस है तो वो उसको तू एक्सेस कर सकता है, जबकि तेरे पास अनकॉन्शियस माइंड में जो भी है ना, उस इंफॉर्मेशन को तू एक्सेस ही नहीं कर सकता। सो अनकॉन्शियस माइंड को एक्सेस करना पॉसिबल नहीं है। वो तो रजा सर, पॉसिबल नहीं है या उसको उसके उसके पीछे उसको एक्सेस करने के लिए वो मतलब आई थिंक जो फ्रॉइड ने बोला था उसके उसके पीछे ये रीजन था कि उन्होंने बोला था कि पर्सनैलिटी जो होती है उसके वो अनकॉन्शियस माइंड जो है वो हमारा डिफाइन करता है किसी भी पर्सन का। तो ये फिर कहाँ तक सही है? और मतलब इसमें इसमें क्या फैक्ट्स है जो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के बीच का डिफरेंस है? अगेन वी सी दैट जीनियसनेस ऑफ द पर्सन, मतलब वो आज से इतने साल पहले जब हमने ब्रेन के ऊपर इतना हार्डवेयर वाला काम नहीं किया है, वो बंदा फ्री एसोसिएशन, ड्रीम एनालिसिस, हिप्नोसिस, इस पे ना रुक के ही गोज बैक टू द सोर्स, मतलब जहाँ पे सब कुछ हो रहा है, और वहाँ पे जाके ही ब्रिंग्स इन अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, अनकॉन्शियस। और उसने जो एक्सप्लेन किया बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेन किया है कि और उस चीज को कैसे अमेलगेमेट करना है इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकल डीलिंग ऑफ काउंसलिंग एंड थेरेपी। ही हैज ब्रीफ्ड इट वेरी नाइसली। अब जहां तक बात थी अनकॉन्शियस हमको पता नहीं होता है, डेफिनेटली वो बिकॉज वो तभी अनकॉन्शियस है, हमको पता नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि उसको और वो फ्रॉइड सेज कि वही हमारा लेटेंट फोर्स है, क्योंकि हमको पता नहीं है लेकिन वो हमारे ब्रेन में तो है, और वो बिना हमें पता चले हुए हमारी हर चीज को इफेक्ट कर रहा है। तो इसीलिए वो एक बात करता है साइकिक डिटर्मिनिज्म की, कि साइकोलॉजिकली बहुत सी चीजें प्री डिटर्मिन्ड है बिकॉज ऑफ आवर अनकॉन्शियसनेस, कि वो अनकॉन्शियसली हमें अफेक्ट कर रही है, हमको पता नहीं चल रहा है कि हमने कोई काम किया तो क्यों किया। एंड और उसी की वजह से सारी, लाइक नवीन वाज सेइंग कि उसकी वजह से काफी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमने अगर वापस जाके सोचेंगे, हम सोचेंगे हमने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था, बट एक्चुअली में करेक्ट। अगर अनकॉन्शियसली उसने हमारे थॉट प्रोसेस को अफेक्ट किया है। अब जहां तक अनकॉन्शियस को एक्सेस करने की बात है, तो उसको करने के लिए हमको उसको कॉन्शियस लेवल पे लाना पड़ेगा, अदरवाइज ऐसे एक्सेसिबल नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो हिप्नोसिस भी यही करता था बेसिकली। आदमी इट क्लेम्स कि इट यूज टू एक्सेस द अनकॉन्शियस माइंड बाई कॉन्शियस को, बिकॉज कॉन्शियस ब्लॉक करता है इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए, क्योंकि वो रियलिटी में डील करता है। अनकॉन्शियस हैज गॉट नो सेंस ऑफ टाइम, नो सेंस ऑफ पास्ट फ्यूचर, वो तो उसके लिए हर चीज प्रेजेंट है, तो इसीलिए उसको इतना एक्सेस करना इतना आसान नहीं है। और उसको इसीलिए कॉन्शियस में लाना पड़ेगा। तो वो लाने की जो टेक्निक है वही है फ्री एसोसिएशन एंड ड्रीम एनालिसिस। ड्रीम एनालिसिस में अपने आप कॉन्शियस लेवल पे आता है हमारी नींद में, और फ्री एसोसिएशन में हम जानबूझ के उसको लेके आते हैं। राइट। और आई थिंक वो ड्रीम एनालिसिस वाला जो टेक्निक था वो काफी पॉपुलर भी हुआ था फ्रॉइड का। और कि मतलब अनकॉन्शियस थॉट्स को हम अपने ड्रीम में क्या कहते हैं, टैकल करते हैं या उसको एक्सपीरियंस करते हैं, है ना, और हम उसको अपने में लेके आते हैं और उसको फील करते हैं, बिकॉज एक्चुअली जब तक हम जगे हुए हैं। हाँ। जो हिप्नोसिस को छोड़ने का रीजन भी बड़ा मजेदार था, कि वाई वॉज नॉट कन्विंस विद हिप्नोसिस, बिकॉज ही फाउंड कि हिप्नोसिस करने के बाद तो लोग ठीक हो जाते थे, लेकिन उनमें रिलैप्स हो जाता था। तो देन ही फाउंड कि इसका मतलब कि कहीं ना कहीं
क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम कॉन्शियस को चीट करके थॉट्स को कॉन्शियस कर, मतलब अनकॉन्शियस को चीट, चुपके से कॉन्शियस को चीट किया और अनकॉन्शियस थॉट को बाहर निकाल लिया। तो हमें तो पता चल गया कि प्रॉब्लम ये है थ्रू हिप्नोसिस, लेकिन हमारे सिस्टम को अभी तक एक्नॉलेज नहीं हुआ। इसीलिए क्या होता था कि इट यूज टू कॉज रिलैप्स, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स होती थी वो पेशेंट, जो क्लाइंट होता था या पेशेंट होता था, उसकी सॉल्व नहीं हो पाती थी, क्योंकि वो उसको पता चल गया प्रॉब्लम क्यों है, लेकिन अब सॉल्व कैसे करनी है वो उससे हो नहीं पाता था। तो इसीलिए ही फाइनली ही लॉस्ट हिज होप ऑन हिप्नोसिस, एंड फिर उसने ये बेटर टेक्निक्स डिफाइन की। एंड ड्रीम एनालिसिस, लाइक यू सेड, कि ड्रीम एनालिसिस इज अ वेरी पावरफुल टेक्निक। उसने बाकायदा किताब भी लिखी है, बढ़िया सी किताब लिखी है, और इट हैज प्रूव्ड इट्स एफिकेसी. It can definitely be questioned on many aspects, but it has definitely proved its efficacy. इवन नवीन, मैंने तो सुना था कि वो बिटवीन द लाइन एक जो बहुत कॉन्सेप्ट आया था कि हम जो बोलते हैं कई बार हमारे हमारे माउथ से स्लिप हो जाता है ना, कि हाँ, हमारे जो तो अनकॉन्शियस थॉट्स है। हाँ, सो उसको बोलते हैं Freudian वो भी, slip. Freudian slip. हाँ, फ्रॉइडियन स्लिप, या सो ये जो फ्रॉइडियन स्लिप है, ये कितना ट्रू है, और तुझे क्या लगता है कि ये कहाँ तक बेटर है, और कितना सही है ये जो फ्रॉइड ने ये एक्सप्लेन किया था? Freudian slip is a very powerful concept, क्योंकि इसको चेक करने का कोई तरीका है नहीं, क्योंकि सच जिस बंदे ने बोला उसको पता नहीं है, क्योंकि वो तो अनकॉन्शियस से निकल के आया है, और जिसको बोला वो सिर्फ गुस्सा ही कर सकता है कि मुझे तूने ऐसा क्यों बोल दिया। लेकिन इसके बीच में इसको क्रॉस चेक करने का तरीका है नहीं। लेकिन इफ यू आस्क मी पर्सनली एंड वॉट एवर आई हैव अंडरस्टूड टिल नाउ, इट्स अ वेरी पावरफुल कॉन्सेप्ट, and scientifically it cannot be, definitely not be proven. It can be checked by other means, by personality and other things, कि जो बोला सही बोला नहीं बोला for a long term. लेकिन फाइनली अगर हम देखें हमारे माइंड में या आई थिंक ब्रेन, वैसे वैसे राजा सर, वैसे फ्रॉइड की जितनी भी थ्योरीज थी, साइंटिफिकली तो कुछ भी प्रूवन नहीं थी। मतलब उसका जितना थ्योरी था, ज्यादातर साइंटिस्ट नहीं मानते कि ही जस्ट गेव द थ्योरी टू एडजस्ट द फिनोमेना व्हिच इज हैपनिंग इन द पर्सनस बिहेवियर। इसकी कि मोस्ट मतलब, ऑफ द हाँ, थ्योरी तो अब वैसे वो भी जस्टिफाई हो अनकॉन्शियस रहा पे है, थी ना, रिपीट हो रहा है, तो मानना पड़ेगा उसको। और इसकी मोस्ट ऑफ जैसे द थ्योरी तो अनकॉन्शियस ब्रेन पे थी ना, उसको तो वैसे भी मेजर नहीं कर सकते हम। लेकिन ये है कि अभी भी अगर जो फ्यूचर, अभी प्रेजेंट रिसर्चर्स है, दे डेफिनेटली अभी तक कोई भी उसको रिफ्यूट नहीं कर पाया है। मतलब जस्ट बिकॉज या तो कोई अगर साइंटिफिकली आके उसको रिफ्यूट कर दे जो बोल रहा है गलत बोल रहा है, तो ठीक है, दैट्स अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक, अभी हमारे परव्यू के बाहर भी है, बट ये कह बट सकते हैं जैसे कि जैसे नवीन ने बोला कि जो है ना, वो जितने भी साइंटिस्ट लोगों ने उसको किया कि वो जितने भी थ्योरीज है उसके, वो मेजरेबल नहीं है। अब हाँ, सही बोला नवीन ने कि ब्रेन पे है एंड ऑल दोस थिंग्स, तो मेजरेबल नहीं है, हम उसको मेजर ही नहीं कर सकते। और जब उस पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, उसको जो क्या कहते हैं, टेस्ट नहीं कर सकते, तो हाउ कैन वी से दैट कि ये थ्योरी जो है वो किसी भी तरीके हाँ से नहीं, रिलायबल? हाँ नहीं, लाइक इन केस ऑफ फ्राइडन स्लिप आई वुड से कि अगर हम मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्विंस कि हम जो भी बोलते हैं, जो भी करते हैं, वो निकल के हमारे दिमाग से ही आता है। मतलब वो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि बिना दिमाग के कोई बात निकल के आ जाए। अब दिमाग से निकल के आया भी है, आपने मुंह से बोला है, बाकायदा आपने, अगर यू हैव यूज्ड योर फुल सेंसरी सिस्टम टू स्पीक अ वर्ड, तो देन यू कैन नॉट से कि अगर ये मतलब ऐसे ही निकल आया। इट हैज टू हैव सम लॉजिक। वो बट अलग बात है कि वो आपको एक्सेस नहीं है उसका। पर सर, हम ये एक बात भी तो है कि ये कैसे मान लें कि जो भी बेसिकली फ्रॉडियन स्लीप है, जैसे भी जो हमारे ब्रेन से निकल के आया, कि वो हमारे अनकॉन्शियस से आया है। ये भी तो हो सकता है कि वो हमारे कॉन्शियस में ही हो, बस वहां पे होल्ड हो गया हो। हाँ, तो वही 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 तो अनकॉन्शियस है। पर जो वो होल्ड। अनकॉन्शियस नहीं है ना, क्योंकि वहां जिसके से बारे में पता नहीं है वो अनकॉन्शियस है। वो ब्रेन में कोई कंपार्टमेंट तो है नहीं, बट जो जो हमें पता नहीं है वो दैट इज ऑल अनकॉन्शियस। राइट, मतलब हम जो कुछ सोच रहे हैं ना, जो थॉट्स हमारे अंदर आ रहे हैं, वी डोंट नो अबाउट देम। मतलब नॉट जस्ट डोंट नो, कई सारे थॉट्स जो होते हैं वो दे आर नॉट फिल्टर्ड, है ना। बहुत कुछ सोचते हैं हम लोग दिन में, पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। एंड हम जो बिहेव करते हैं, जो हमारे बिहेवियर शो करता है, वो दैट इज द कॉन्शियस। नहीं, आई थिंक जो थॉट्स अगर बोलेंगे कि जो हमने फिल्टर नहीं की, वो हमें प्री कॉन्शियस में होंगे। अनकॉन्शियस तो अनअवेयर है। वी आर नॉट अवेयर ऑफ द थॉट। हाँ, अदरवाइज तो वो फिर अगर हल्का सा भी आपको उसका आइडिया हो गया, तो फिर तो वो इट हैज टू बी समवेयर इन कॉन्शियस एंड प्री कॉन्शियस। प्री कॉन्शियस में मोस्ट ऑफ द टाइम मेमोरीज जो है, जो हमने देखा, जो हमने एक्सपीरियंस किया, वही आता होगा आई गेस। प्री कॉन्शियस में हाँ, तो वही आता है। सब वही सब चीजें आती है, बस वही कि वो याद करने पे ना तुझे वापस तेरे को लाइक कॉन्शियस में आ जाती है, जबकि अनकॉन्शियस से कुछ बाहर नहीं आता।
We can discuss on this little later also. ओके ये आगे सो ठीक है, तो मतलब फ्रॉइडियन स्लिप के बारे में हमने डिस्कस किया, राइट। एंड फ्रॉइडियन स्लिप से ही जो है ना, फ्रॉइड के और भी बहुत सारे टेक्निक्स थे, लाइक फ्री एसोसिएशन, ड्रीम एनालिसिस, फ्रॉइडियन स्लीप, है ना, और बहुत सारे और भी टेक्निक्स थे। बट जो मोस्ट प्रोमिनेंट टेक्निक था, जो फ्री एनालिसिस था, ये क्या था, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग फ्री एक्सप्लेन। एसोसिएशन, फ्री एसोसिएशन। फ्री एसोसिएशन इसमें मतलब आई वुड से कि स्लिप इज नॉट अ टेक्निक, इट इज अ फिनोमेना जो हमारे मतलब होता हमारे है, अननोन एक्शन को हाँ जस्टिफाई करता है कि क्यों होता होगा। मतलब हाँ उसने बेसिकली जो जो होता सबके साथ है, हाँ उसको उसने जस्टिफाई कर दिया कि ये इसका रीजन हो सकता है। तो वो टेक्निक में नहीं आएगा, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि अदरवाइज उसने हमको 7 उसके टेक्निक्स में आते हैं, लेकिन उसमें से जो दो मेन टेक्निक हैं वो है फ्री एसोसिएशन एंड ड्रीम एनालिसिस ओनली। अगर हम 7 की बात कर रहे हैं तो वो है जैसे एनालिटिकल नेटवर्क, देन फ्री एसोसिएशन, ड्रीम एनालिसिस, उसका इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस ऑफ रेजिस्टेंस, एनालिसिस ऑफ ओके ट्रांसफरेंस सो और हाँ, काउंटर ट्रांसफरेंस। बट ये जो फ्री एसोसिएशन है, राइट, ये काफी इंपॉर्टेंट टेक्निक फ्रॉइड की थ्योरीज का माना जाता है, ड्रीम एनालिसिस के साथ साथ। बट क्यों इतना इसको इंपॉर्टेंस दिया जाता है फ्री एसोसिएशन को? और बेसिकली सिगमंड फ्रॉइड ने ना जो ये इसको ना बेसिकली फ्री एसोसिएशन को एज ए अल्टरनेटिव यूज किया था हिप्नोसिस का। ओके सो फ्री एसोसिएशन मतलब कैसे, इसको अल्टरनेटिव हम कैसे बोल सकते हैं? आई थिंक हिप्नोसिस में जनरली हम पर्सन को जो हम चाहते हैं वो करवाते हैं ना, लाइक नहीं, उसके बेसिकली वो हिप्नोसिस में एग्रीएबल हो जाता है लाइक हिप्नोसिस ये के टाइम। प्रोसेस में होता क्या है, लाइक हम बेसिकली भी किसी इंसान को ना एक लाइक लाइक अपने तरीके से उसको एक स्लीप मोड में भेज देते हैं जहाँ पे वो सो जाता है बेसिकली। मतलब वो एक्चुअली में अवेयर होता है, पर जबकि फ्री एसोसिएशन में क्या होता है कि वो खुद ही अपने आप से चीजें बताता है, लगा मुझसे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं देते, वो खुद ही बताने लगता है अपने बारे में, बस वो अपने अनकॉन्शियस माइंड को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है बेसिकली फ्री एसोसिएशन में। और जो भी लाइक उसके माइंड में आते हैं, जो भी मेमोरीज होती है, इमेजेस होती है, जो भी वो ड्रीम करता है, वो सब उसके अनकॉन्शियस माइंड से उसके कॉन्शियस माइंड में लेके आने की कोशिश करता है वो। बेसिकली वी कैन से कि हम उनसे उनको बोल देते हैं कि आप बोलो, है ना, एक रूम में खड़ा कर दिया और आप जस्ट बोलते रहो, कुछ भी बोलना है, जिस भी थिंग के बारे में, जो भी थॉट्स आपके माइंड में आ रहा है, बस उसको आप उसको इलेबोरेट करो, आप बोलो हमारे सामने, उसको है ना, बस। बेसिकली रिपीटेशन बहुत होता था यहाँ पे कि जो हाँ भी आपके दिमाग में उसको आप रिपीट करोगे ना, तो वो आपके हाँ अनकॉन्शियस से आपके कॉन्शियस में आ जाएगा। ओके 7 टेक्निक है उसमें। बहुत ही ब्यूटीफुली ना ही इज मेंटेनिंग ना, फ्रॉइड ने जो भी 7 तरीके रीजंस दिए हैं ना इन टर्म्स ऑफ साइको एनालिसिस, जो 7 कंपोनेंट हैं या 7 टेक्निक्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ही सेज कि यू मेंटेन अ एनालिटिकल फ्रेमवर्क, कि मैं जो करूँगा इट इज बेसिकली डिसिप्लिन, कि जब हम किसी क्लाइंट से डील कर रहे हैं तो वो किस फ्रेमवर्क में काम करेगा। दैट इज व्हाट ही इज डिफाइनिंग इन दैट स्टेज, कि हम उस बंदे को अश्योर करवाएंगे, बेसिकली इसको रेपो बिल्डिंग करते हैं कि जो भी बोलेगा वो एनोनिमस होगा, फिर रेगुलर रहेंगे, लेट नहीं होंगे, टाइम पे रहेंगे, कंसिस्टेंसी होगी। तो बेसिकली वी इंश्योर द क्लाइंट कि आई एम इंटरेस्टेड इन यू। तो अब काफी उसके बाद ही फ्री एसोसिएशन काम करेगा। जब तक क्लाइंट को आपको भरोसा नहीं होगा ना, वो क्यों ट्रस्ट, आपके आपके एक सेमी डार्क रूम में एक बेड के ऊपर लेट के अपने दिल की बातें क्यों बताएगा। तो राइट, he has to be given that comfort and ट्रस्ट in terms ट्रस्ट of trust building। तो वो एनालिटिकल फ्रेमवर्क ही देता है। उसके बाद होता है फ्री एसोसिएशन। अब जब फ्री एसोसिएशन हो गया, मेरे हिसाब से फिर ड्रीम अपने आप आना स्टार्ट हो जाएंगी उन चीजों का, क्योंकि अब हमने क्या किया ना, हमने एक अनकॉन्शियस को डिस्टर्ब कर दिया। जैसे फ्री हमने एसोसिएशन जस्ट लाइक अ डैम का हमने गेट खोल दिया है, गेट अब खोल आने दिया दो। है, तो अब हाँ वो ड्रीम में उसकी वो चीजें आना स्टार्ट होंगी जो शायद कभी ना आती। So now that is why in next sessions he is talking about dreams, कि आप आपने क्या देखा, because he knows कि मैंने जो लास्ट टाइम सेशन में जो इसका फ्री एसोसिएशन बनाया है ना, उसने बहुत सी चीजें ला के डाल दी हैं। राइट, उसके बाद ही सेज इंटरप्रिटेशन। नाउ इंटरप्रिटेशन इज अ फुल स्टडी ऑफ द फुल सेटअप, कि फ्री एसोसिएशन में क्या आया, ड्रीम में क्या उसको आया, उसको इंटरप्रेट करना। बुक उसको का इंटरप्रेट नाम भी करना। वही है, इसकी एक बुक हाँ। भी थी ना, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम, यही नाम है उसका। राइट, अब उसके बाद वो मतलब जो बात करता है ना, इंटरप्रिटेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जो लेटर ऑन अपने लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में उसको
डिफेंस मैकेनिज्म के नेम पे उसने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया, बट व्हेन ही वाज मेकिंग साइको एनालिसिस उस टाइम पे डिफेंस मैकेनिज्म वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, बट ही एक्सप्लेन इट एज अ रेजिस्टेंस। और उसने बोला कि रेजिस्टेंस जो है वो काउंसलर के लिए बड़ी ही पावरफुल चीज है, बिकॉज रेजिस्टेंस ही बताएगा कि उसकी थॉट्स को रोक कौन रहा है। मतलब जो थॉट आना चाहती है अनकॉन्शियस से निकल के बाहर, लेकिन उसको कोई ना कोई ब्लॉक कर रहा है। तो नाउ वी हैव टू एनालाइज दैट रेजिस्टेंस की ये बंदा ये बात बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पा रहा है, या कुछ और बोल दे रहा है, या कुछ घुमा दे रहा है। ट्रांसफरेंस इज अ वेरी मतलब इट्स अ वंडरफुल कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ काउंसलिंग कि जब आप किसी क्लाइंट से मिल रहे हो, क्लाइंट आपको किससे लिंक कर रहा है, अपने किस जानने वाले से लिंक कर रहा है, दैट इज व्हाट इज हिज ट्रांसफरेंस। एंड काउंटर ट्रांसफरेंस भी है कि क्लाइंट को काउंसलर किस निगाह से देख रहा है। और अगर उस ट्रांसफरेंस में क्लाइंट ने अगर काउंसलर को किसी निगेटिव अपने लाइफ के किसी निगेटिव एक्सपीरियंस से अटैच कर लिया, तो फिर काउंसलिंग गई, फिर तो वो कभी शेयर ही नहीं करेगा वो। कभी ट्रस्ट ही नहीं कर पाएगा। काउंटर ट्रांसफरेंस में बेसिकली जो प्रोजेक्शन का काम होता है वो थेरेपिस्ट करता है या फिर काउंसलर करता है। बिकॉज व्हाट इज सेइंग कि कोई भी रिलेशन बिना किसी पुराने रिलेशन के एक्सपीरियंस पे नहीं बनता है। जब यहाँ पे ना बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेनिंग अबाउट द रिलेशन व्हाट वी मेक। जब भी हम किसी से मिलते हैं कहीं ना कहीं हम उसको अपने पुराने किसी बंदे से लिंक करते हैं। दैट्स हाउ वी मेक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, और वी डोंट मेक बॉन्ड। अगर मान लो कोई बंदा मिला और उसकी शक्ल या उसकी हरकतें किसी ऐसे बंदे से मिलती हैं जो मुझे कभी पसंद नहीं आया था, तो मैं इनडायरेक्टली उस बंदे को उससे लिंक करके बोलूंगा ये तो वैसे ही है, मुझे उससे बात नहीं करनी है। तो दैट इज बेसिकली ट्रांसफरेंस। एंड काउंसलिंग में इस चीज को ले आउट करके ला के मतलब मेक इट अ पार्ट ऑफ अ ट्रेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ काउंसलर। वो दिखाता है कि फ्रॉइड की जो अंडरस्टैंडिंग और जो सीरियसनेस थी अपने टॉपिक को अपने प्रोफेशन को लेके, वो बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट था। पर एक एक्सटेंट पे तो ये ठीक भी है ना। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मान लो कि अगर क्लाइंट है और उसका जो भी वो वो प्रोजेक्ट करता है वो थेरेपिस्ट में या काउंसलिंग में, और उसका जिससे भी वो करता है बेसिकली वो ट्रांसपेरेंस करता है, उसका जो इंसान था पास्ट में जिससे भी रिलेट करता था उसका एक्सपीरियंस अच्छा था, ठीक है, और वही वो चीज़ अगर उस थेरेपिस्ट में देखता है तो ये भी तो एक ट्रस्ट बिल्डिंग में हेल्प करता है ना कि हाँ वो उससे ज़्यादा जल्दी रिलेट करेगा, उससे ज़्यादा जल्दी कनेक्ट करेगा और अपनी बातें शेयर करेगा जो भी उसको दिक्कतें हो रही है उसको। दैट वाज अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। मतलब जो तुमने बोला, यू हैव समराइज्ड इट वेरी नाइसली। यही तो कॉन्सेप्ट था कि अगर क्लाइंट ने आपको अपने किसी ट्रस्टवर्दी फिगर से अटैच कर लिया, तो आपका काम, आपकी रेपो बिल्डिंग हो गई। अगर और हमने भी उसको अपने किसी ऐसे बंदे से लिंक कर लिया जिससे हम वी आर नॉट ऑफेंडेड बाय हिम, तो अदरवाइज वही प्रेजुडिस आ जाता है ना लोगों के बीच में कि हाँ हम जज कर लेते हैं एंड ऑल दैट। ओके, सो काफी बहुत ब्रॉड टॉपिक है, इसको अगर हम डिस्कस करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। सो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियसनेस एंड प्री कॉन्शियसनेस, है ना, अनकॉन्शियसनेस, सॉरी। एंड थोड़ा सा इट ईगो और सुपर ईगो जो फ्रॉइड ने दिया था, क्योंकि वो काफी ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं था अपने अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस और प्री कॉन्शियस से, सो कॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड प्री कॉन्शियस से। सो उन्होंने इट ईगो सुपर ईगो का जो कॉन्सेप्ट दिया वो भी काफी पॉपुलर हुआ और उसको भी काफी ज्यादा लोगों ने एक्सेप्ट किया। सो वो क्या था और उसके बारे में आप लोग थोड़ा कुछ इलेबोरेट करो। मतलब एक्चुअली व्हेन ही सेज अबाउट कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस ना, उसने अननोइंगली बाउंड्रीज बना दी थी। अब उस बाउंड्रीज को तोड़ने के लिए, बिकॉज उससे बहुत सी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था वो, उसको ये इड ईगो सुपर ईगो का कॉन्सेप्ट को लाना ही पड़ा। क्योंकि नाउ व्हेन ही सेज कि इड इज 100% अनकॉन्शियस एंड ही सेज कि सुपर ईगो इज कॉन्शियस। लेकिन ही सेज कि जो ईगो है उसकी डोमेन हर जगह है। वो अनकॉन्शियस भी हो सकता है, और वो प्री कॉन्शियस में भी हो सकता है, और वो कॉन्शियस में भी हो सकता है। तो वो क्या करता है कि नाउ अभी ये सब जो है पूरे बेसिकली जो अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस और प्री कॉन्शियस का जो कॉन्सेप्ट था, इसमें उन्होंने बेसिकली यही बोला था ना कि वो जो है एक बहुत बड़ा आइसबर्ग जैसा है, राइट, जहाँ पे हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो एक टिप पे जो है मिलता है, एंड बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है वो हम कह सकते हैं कि हमारा अनकॉन्शियस है, ठीक है, जो हम रीच नहीं कर सकते जिस पॉइंट पे। और प्री कॉन्शियस जो है टॉपोग्राफिकल मॉडल वही था, वो आइसबर्ग मॉडल। हाँ, यस, वो टॉपोग्राफिकल मॉडल, राइट। तो उसी के साथ उन्होंने ये इड ईगो और सुपर ईगो को इलेबोरेट किया, राइट। हाँ सर, रजा सर आप बोल रहे थे कुछ।
तो अब वो लिमिटेशन को तोड़ने के लिए ना हम्म, उसको वो ईड ईगो सुपर ईगो वाला कॉन्सेप्ट लाना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा कि वाई। इसीलिए इसी का ऑफशूट निकल के आया डिफेंस मैकेनिज्म बाद में, बिकॉज देन अदरवाइज इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन कि व्हाई अ पर्सन इज बिहेविंग। फ्रॉइड ने खुद बोला कि ना वो अपनी ही बनाई हुई थ्योरीज को खुद निगेट करता है, उनको काउंटर करता है, उन्हें क्वेश्चन करता है, क्योंकि वो ही इज ओपन एंड ही वांट्स रिप्लाई टू द क्वेश्चंस व्हिच आर कमिंग। क्योंकि अभी हम जिस टाइम की बात कर रहे हैं उस टाइम पे लोगों ने माइंड ब्रेन इन सब चीजों पे इतनी स्टडी नहीं कर रखी है, बहुत ही नेसेंट स्टेज में है। तो देखा जाए तो ही इज साइकोलॉजी इतना डेवलप नहीं हुआ है राइट डेवलप इस नहीं टाइम हुआ है। तक। तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से लेयर बाय लेयर चीजों को लेके आ रहा है। देखा जाए तो लाइक नवीन ने जो बात बोली कि कॉन्शियस सबकॉन्शियस ये सब क्या है, ये सब थ्योरी है। दे हैव गॉट नो फिजिकल कंपार्टमेंट इन ब्रेन, ना उसने देखा है। लेकिन हमारे सामने जो चीज अवेलेबल है वो है बिहेवियर। वो एक मैनिफेस्टेशन है जो सामने अवेलेबल है, और उस बिहेवियर से आदमी खुद परेशान भी हो रहा है। तो वो अगर बिहेवियर अच्छा हो रहा होता कोई दिक्कत ही ना होती, तो फिर साइकोलॉजी की बात कोई क्यों करता। लेकिन अब बिहेवियर से लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, और प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उसको डायग्नोस करना पड़ेगा। अब हमारे पास उसके पास ऑप्शन था नहीं कि दिमाग खोल के देख ले, और हमने खोल के देख भी लिया तो हमें तो दिखाई नहीं पड़ा वहाँ पे कॉन्शियस अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस कहाँ रखा हुआ है। वी नॉट सीन एग्जैक्टली। एनीथिंग। तो इट वाज बियॉन्ड, इट हैज टू बी एक्सप्लेन्ड इन अ कॉन्सेप्चुअल वे, एंड व्हिच ही हैज डन नाइसली। एंड यही वजह है कि जो उसकी थ्योरी है बिना उसके आज की डेट में साइकोलॉजी की बात ही नहीं हो सकती। वी कैन लव क्या लव हिम हेट हिम बट यू कांट इग्नोर हिम। फ्रॉइड साइकोलॉजी का ऐसा बंदा है कि आप उससे उसकी बुराई कर सकते हो, उसकी तारीफ कर सकते हो, लेकिन इग्नोर नहीं कर पाओगे उसका। वो हमेशा रहेगा आपको, किसी भी साइकोलॉजी डिस्कशन में फ्रॉइड नहीं आएगा तो डिस्कशन पॉसिबल ही नहीं है। डिसीजन इनकम्प्लीट। ओके। सो या सो इड ईगो और सुपर ईगो के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, आपने बहुत अच्छे से इलेबरेट किया। बट अगर मैं स्पेसिफिकली पूछूं इड, राइट, इड जो है इसको उन्होंने रिप्रेजेंट किया था हमारे अनकॉन्शियसनेस से। तो किस तरह से देखते हैं हम लोग इसको इड को, और नवीन कुछ इसके बारे में इड के बारे में आप कैसे बता सकते हो? सो इट बेसिकली क्या होता है, इट बेसिकली हमारी ना बेसिकली इंस्टिंक्ट्स पे काम करती है। सो ये बेसिकली जब से हम पैदा होते हैं ना तब से होती है, ठीक है। और इसके बारे में बेसिक और क्या होता है कि ना लाइक ये इस बेसिकली छोटे बच्चों में सब में स्टार्टिंग से होती है, ठीक है। और इसे ना लाइक प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करती है कि लाइक इफ यू वांट समथिंग, या फिर कोई छोटा बच्चा तूने देखा होगा तो उसके लिए ना उसकी जो बेसिक नीड्स है ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर उसको और कुछ नहीं दिखता, अगर उसको वो चीज़ उस टाइम पे चाहिए मतलब चाहिए, अगर वो नहीं मिलती तो उसकी वजह से उसको स्ट्रेस या एंजाइटी हो सकती है। और यही है। और बेस ईगो का काम क्या है कि वो लाइक सुपर ईगो के और हिट के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करती है, ठीक है। और जो हमारा जो सुपर ईगो है वो बेसिकली मोरल प्रिंसिपल्स पे काम करता है सारा का सारा। तो ये तीन चीजें हैं। सो ये सुपर ईगो जो है वो एक मोरल प्रिंसिपल पे काम करता है, वो प्लेजर पे डिपेंड नहीं करता, है ना। और इट जो है दैट इज मोर प्लेजर ओरिएंटेड यस, हाँ। बिहेवियर, है ना। एंड व्हाट अबाउट ईगो? ईगो क्या है? और ईगो के बारे में भी फ्रॉइड ने बहुत ज्यादा डिस्कस किया था, एंड ईगो को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था फ्रॉइड ने। रजा सर, कैसे बता सकते हैं आप ईगो के बारे में, एंड क्या बता सकते हैं उसके बारे में? नहीं, नवीन ने बड़ा अच्छा बताया, लेकिन मेरा इसमें थोड़ा सा और एक इट के बारे में है कॉन्सेप्ट की। नहीं, अब उसको ना इट को लाने के लिए वो ही गोज बैक टू एनर्जी। ही सेज कि देयर इज एनर्जी लिबिडो, जो यस। जो हम लेके पैदा होते हैं। राइट। और वो जो एनर्जी है वो हमारा, क्योंकि नाउ वी नो कि अगर मे बी उस टाइम पे फ्राइड को शायद नहीं पता होगा या उसको अंदाजा होगा। नाउ वी नो कि चाइल्ड, बच्चा जब पेट में भी होता है, इन द वूम होता है, तो हिज ब्रेन इज लर्निंग एट दैट टाइम आल्सो। ही अ पर्सन नेवर स्टॉप्स लर्निंग। जिस दिन से वो एम्ब्रायो बना है, जिस दिन से स्टार्ट हुआ है, उसी दिन से वैसा लर्निंग स्टार्ट हो गई है। और साथ में कुछ लेके भी पैदा होता है जो डीएनए डिजाइन में आया है। तो नाउ एंड एवरीथिंग इज एनर्जी। तो इफ वी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट फ्रॉम द प्रेजेंट साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्रेन आल्सो ना, तो देन वी अंडरस्टैंड कि मतलब उसकी बिना इतनी अच्छी नॉलेज होते हुए उस टाइम भी आज भी फ्राइड की थ्योरी रिलेवेंट है। कि नाउ ही सेज कि देयर इज अ मेंटल एनर्जी व्हिच इज लिबिडो, जो लाइफ इंस्टिंक्ट पे डिपेंड करती है। राइट। और उसके दो पार्ट हैं कि
the tendency to live is eros and tendency to Thanatos. die is thanatos. लेकिन उसने अगर डेथ एनर्जी की बात नहीं की, लेकिन लाइफ एनर्जी लिबिडो की बात की। और वही सेज कि इड का जितना भी प्रॉब्लम है या लफड़ा है जिसको बोल रहे हैं, या जो भी हमारा वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, इट इज बिकॉज ऑफ लिबिडो एंड एरोस, बिकॉज वी है a person has got a instinct to survive, तो वो कुछ भी Yeah. करेगा, सर्वाइव करेगा। मतलब तो उन्होंने जो हाँ यस सर गो अहेड। तो बेसिकली इड क्या कर रहा है, इड जो है हमको सर्वाइवल सिखा रहा है। यही वजह है कि वो मीन है, उसे मतलब ही नहीं दुनिया में क्या हो रहा है, उसे मतलब है कि मैं, जिसने बोला कि प्लेजर प्रिंसिपल, कि जो मुझे चाहिए वो चाहिए। नाउ द सर्वाइवल गोज इनटू प्लेजर एरिया आल्सो, लेकिन फाइनली इट इज सर्वाइवल, कि मुझे खाना चाहिए, मुझे पानी चाहिए। तो इट का पर्पस वही है, इट इज मीन एंड इट वांट्स व्हाट इट वांट्स, और वो निकल के वहां से आ रहा है। लेकिन अब क्या होता है कि अब बच्चा पैदा हो गया, 4-5 साल का हो गया, तो नाउ ही स्टार्ट डेवलपिंग ईगो, बिकॉज अब क्या है कि ही कैन नॉट कंटिन्यू लिविंग इन अ ब्लिस, कि सब दुनिया बढ़िया चल रही है, सब मस्ती चल रही है, सब अच्छा हो रहा है। तो नाउ ही हैज टू कम डाउन टू रियलिटी, कि हर चीज मांगने से नहीं मिलती, उसको चाहिए आइसक्रीम चाहिए, लेकिन पेरेंट बोलेंगे नहीं आइसक्रीम नहीं देंगे तुमको। तो नाउ दैट इज अ ईगो, नाउ ही हैज टू अंडरस्टैंड रियलिटी कि हर बार हर चीज मांगने से नहीं मिलती है। So that's why at that stage 4-5 years he start developing ego, the reality principle, and then और comes the super ego. Then comes the super ego, which is about morality. कि सामने वाला अगर साथ में कोई बंदा बैठा है और वो भूखा है, तो ये नहीं कि तुम्हें 4 रोटी मिली और तुम 4 रोटी चिप जाओगे। बगल वाले को भी पूछोगे, भाई बेटा तुमको भूख तो नहीं लगी है? या पानी आया कॉन्सेप्ट तो ऑफ पहले शेयरिंग आना तो चाहिए। पानी आया तो पहले बच्चे से पूछोगे, बेटा तुम्हें तो नहीं चाहिए? ये नहीं कि पानी मिला और सारा पानी गटक गया, बगल वाला भूखा बैठा, मतलब प्यासा बैठा हुआ है। तो दैट इज वेयर द सुपर ईगो इज कमिंग इनटू पिक्चर। तो यहाँ अगर देखें कि इड क्या चाहता है, इड चाहता है कि उसको पानी मिले, तो पानी, गर्मी लगी है, पानी चाहिए। ईगो बता रहा है कि यस पानी आ गया, लेकिन सुपर ईगो बोलता है कि नहीं, पहले बच्चे को पूछो, पहले औरत को पूछो, पहले बुढ़े को पूछो, जो यंग लोग वो है, ओल्ड लोग हैं, उनको पूछो। दैट इज वेयर सुपर ईगो कम्स इन पिक्चर। नाउ दिस डिसीजन बैलेंस ऑफ इड एंड ईगो इज डन बाय इड एंड सुपर ईगो इज डन बाय ईगो, कि कितना पानी पीना है, कितना पानी देना है, कैसे बांटना है, दैट ऑल दिस थिंग इज टेकन केयर बाय ईगो। ओके सो आपने अपने लिबिडो की बात की एंड लिबिडो जो है जो एनर्जी कॉन्सेप्ट पे आता है ना, और यहाँ पे फ्रॉइड ने एक और बात बोली थी कि जो एनर्जी है वो अगर कहीं पे बहुत ज्यादा हो जाती है, जहाँ पे लिबिडो बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उसको उन्होंने एक न्यू टर्म दिया था, फिक्सेशन। शायद आप लोग ने, हाँ है ना, फिक्सेशन, जहाँ पे उन्होंने बोला था कि जो है अगर किसी भी स्टेज में फिक्सेशन, जो उनके अभी हम आगे डिस्कस करेंगे 5 स्टेजेस जो थे साइकोसेक्सुअल स्टेजेस, राइट। तो उन्होंने वही बोला था कि फिक्सेशन अगर किसी भी एक स्टेज में हो जाता है तो बहुत ड्रास्टिक हो सकता है, और वो डेवलपमेंटल प्रोसेस जो है उसमें स्टॉप कर देता है, वो ग्रो नहीं, डेवलप नहीं कर पाता प्रॉपरली, है ना। तो फिक्सेशन जो है वो लिबिडो का ही एक पार्ट था। सो रजा सर, फिक्सेशन में नवीन फ्री टू इंक्लूड, ठीक है। सो फिक्सेशन जो है ये एक कॉन्सेप्ट जो फ्रॉइड ने दिया था, इसको इसको लेके क्या समझते हो आप लोग? आई थिंक ना उससे पहले हमें इसकी पहले तो साइकोसेक्सुअल थेरीज समझनी पड़ेगी ना, कि उनके अंदर क्या क्या आता है। सो जैसे तूने बोला भी कि हमारे पास 5 स्टेजेस थी, तो सबसे पहले हमारे पास थी ओरल स्टेज। जो ओरल स्टेज होती थी ना, वो हमारी होती है बेसिकली, उसकी टाइमिंग रहती है हमारे पैदा होने से लेके 1 साल तक की, ठीक है। सो स्टेज में क्या होता है, बेसिकली जो इन्फेंट होता है ना, वो अपने उसका जो इंटरेक्शन होता है उसके प्राइमरी केयर से होता है, ठीक है। और उसका बेसिकली इन सारी स्टेजेस में ना, जो ये सबसे, और जो उसका जो बेसिकली जो प्लेजर गेन करने का जो सोर्स होता है ना, वो उसका मुंह होता है। तूने देखा होगा जब भी जो छोटे बच्चे होते हैं, वो कोई भी चीज़ देखते हैं तो अपने मुंह में डालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें उस चीज़ से प्लेजर मिलता है, ठीक है। जो हमारे पास जो सेकेंड स्टेज आ जाती है, वो आ जाती है एनल स्टेज। तो बेसिकली क्या होता है कि ना, इसमें इसी स्टेज पे ये 1 से 3 साल तक के बच्चों की होती है, जिसमें लाइक बच्चों को पोटी ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है, ठीक है। और ये सब चीज़ें होती है। अगर मान लो कि बच्चा इस एज में को कंप्लीट कर लेता है अच्छे से, तो वो अपने आसपास सफाई वगैरह रखेगा, और अगर नहीं कर पाता तो वो अपने आसपास थोड़ा गंदगी में रहेगा, मतलब रूम साफ नहीं रहेगा। अगर ऐसे बच्चे को लेके, लाइक क्लीनलीनेस को लेके, इनके आगे इशू आ जाते हैं, ठीक है। तीसरी सो स्टेज मतलब ये सारे जो स्टेजेस हैं ये प्लेजर पे डिपेंड कर रहे हैं,
है ना, जो नवीन तू बता रहा है कि मतलब जितने भी स्टेजेस हैं ये सब नहीं, प्लेजर पे ओनली डिपेंड कर रहे ओनली होती है उसके बाद, ठीक है। और अगली हमारे पास जो स्टेज आ जाती है वो आ जाती है फैलिक स्टेज, जो उसमें जो एज होती है नॉर्मली वो होती है 3 से 6 साल तक के बच्चे की, ठीक है। इसी स्टेज पे बच्चे में वो डेवलपमेंट होते हैं ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, तो वो आपको पता ही है कि दोनों क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं लेटेंसी स्टेज, जो 6 साल से लेके प्यूबर्टी तक होती है। और उसके हैं। बाद आता है हमारे पास जेनिटल स्टेज, जो हमारी लाइक प्यूबर्टी के बाद से और चलती रहती है। सो ये नवीन, हमारे पास डिफरेंस। सो इसको इसको थोड़ा थोड़ा इलेबोरेट कर, एनल स्टेज और बाकी सारे जो स्टेजेस तुमने तूने बताए क्या क्या है वो, और वो मतलब कैसे जो है ना पर्सन के बिहेवियर को इफेक्ट करता है, फ्रॉइड का क्या इसमें हाँ इंक्लूजन था? यस। सो ये तो ओरल स्टेज तो मैंने बता दिया था ना, ओरल स्टेज क्या होता है और एनल स्टेज में क्या क्या लाइक अगर मान लें इसमें इशू हो जाता है तो क्या होता है। तो फैलिक स्टेज पे तो ये होता है बेसिकली कि इसमें ना बच्चों जो मतलब इस स्टेज में जो आते हैं ना उन्हें अपनी सेक्सुअल आइडेंटिटी के बारे में पता लगने लग जाता है, ठीक है। अगर मान लो कि लाइक अगर इसमें कोई अटक जाता है, इसमें फिक्सेशन होता है ना, उनको अपने जेंडर रोल को लेके इशू हो सकता है, ठीक है। और अगर मान ले कि इसमें कोई इनकेस नहीं अटकता तो लाइक उन्हें लाइक आगे चल के इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, लाइक उनके बेसिकली रिलेशनशिप्स अच्छे बिल्ड होते हैं जो इस स्टेज पे नहीं अटकते। ओके। सो अच्छा, यहाँ पे जो है फ्रॉइड का फेलिक स्टेज, ठीक है, इसमें फ्रॉइड ने जो है दो कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया था, सेक्सुअलिटी के बारे में उन्होंने बात किया था बेसिकली। सो वो जेनेटिलिया पे ज्यादा इफेक्टेड होता है, और यहाँ पे पेरेंट्स के साथ जो है ना सेक्सुअल डिजायर शुरू हो जाता है कि सेक्सुअल वो फैलिक स्टेज अपोजिट पे होता सेक्स, हाँ, है, दैट फेलिक फैलिक स्टेज, राइट। ओडिपस कॉम्प्लेक्स। हाँ हाँ, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, इलाइटस कॉम्प्लेक्स, ये क्या था, और इसको इसको फ्रॉइड ने कैसे एक्सप्लेन किया? जब सो फिर बेसिकली ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में क्या फर्क होता है, तो फ्रॉइड का कहना था कि जो बच्चे होते हैं ना, जो बेसिकली जो लड़के होते हैं, ठीक है। सो वो अपनी माँ के टूवर्ड्स ना बेसिकली ये इससे स्टोरी के अपोजिट बारे में सेक्स, बताती है, हाँ हाँ अपोजिट सेक्स को लेके ना अट्रैक्ट होने लग जाते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली। हालांकि लड़कियों में भी ऐसा होता है, पर सिगमंड फ्रॉइड ने इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के बारे में बात नहीं की और उसको उसने क्रिटिसाइज किया था। उसने सिर्फ ओडिपस कॉम्प्लेक्स के बारे में बात की थी। तो बेसिकली एक सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है जो बेसिकली जो लड़के करते हैं टुवर्ड्स उनकी मदर। ओके। सो हाँ, मतलब ऑडिपस के बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से बताया था, राइट। अपोजिट सेक्स के बारे में जो अट्रैक्शन जनरेट होता है, एंड ये आई थिंक चाइल्डहुड स्टेज तक ही रहता है, इलेक्ट्रा राइट। कॉम्प्लेक्स के बारे में कार्ल रोजर ने बात की थी, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये कार्ल राजा जंग सर कंफर्म कर सकते हैं, बट जो है मे बी कार्ल जंग का जो ज्यादातर थ्योरी था वो आई थिंक कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस पे था, यस, हाँ, राइट। बट कलेक्टिव। हाँ, है ना, फेलिक स्टेज में जो ये ऑडिपस एंड एलाइटस कॉम्प्लेक्स के बारे में था, राइट, ये ज्यादातर वही अपोजिट सेक्स, बट जैसे जैसे चाइल्ड ग्रो होता है आफ्टर फेलिक स्टेज, ठीक है, उसके बाद क्या ये सेक्सुअल इंटरेस्ट उसके अंदर रहता है या वो गायब हो जाता है, और नहीं, वाई ये फेलिक उसके स्टेज क्यों इंपॉर्टेंट है उसके डेवलपमेंट के लिए? इसके बारे में अगर थोड़ा इलेबोरेट कर सकते एक्चुअली ना जो साइकोसेक्सुअल स्टेज अगर नाम ही हम देखें ना उसका, हम्म, तो इट इज all stages which have taken sex into a very is a prominent thing. बेसिकली अगर देखा जाए तो कि फ्रॉइड की जो क्रिटिसिज्म है वो इसी बात पे है कि क्योंकि वो सेक्स पे इतना वो ही टॉक्स अबाउट लिबिडो एंड ही सेज कि लिबिडो इज बेसिकली सेक्सुअल एनर्जी। तो अब लोगों को ना हमारे हमारी हमारी सोसाइटी को इतना आदत नहीं है, वी आर नॉट सो ओपन टू अंडरस्टैंड कि सेक्स सेक्स पे बात कर रहा है, तो दैट इज अ क्रिटिसिज्म टैबू, विच अभी भी टैबू माना जाता है घर हाँ पे, तो घर पे हम आपस में बेसिक बात भी नहीं कर सकते और इस टॉपिक पे। अब उसकी वजह से क्या होता है कि दो हिज थ्योरीज कीप एक्सप्लेनिंग कीप कमिंग बैक अगेन एंड अगेन वी फाइंड अगर अगर फ्रॉइड गलत है तो हमें क्यों ऐसे केसेस मिलते हैं जहाँ पे एक्चुअली में जो बेटा है उसने फादर को मार दिया या माँ को बचाने के लिए फादर पे हाथ उठा लिया। वी हैव गॉट एन नंबर ऑफ केसेस वेयर सन मतलब अननोइंगली फेवर्स हिज मदर रादर देन राइट। फादर। तो कहीं ना कहीं पे अनकॉन्शियसली ज्यादा अनकॉन्शियसली अट्रैक्ट, हम हाँ। पर वो अपनी माँ ये भी तो रीजन हो सकता है ना, क्योंकि लाइक जो बच्चा है वो शुरू से लाइक उसका प्राइमरी टेक केयर उसकी माँ होती है। सो इस वजह से भी हाँ तो तो हो अब सकता है। उसको अगर उसको फ्राइड एक सेक्सुअल एनर्जी से अटैच कर रहा है तो बेसिकली डिस्क्राइबिंग अ फिनोमेना। और फाइनली उस बच्चे को कन्वर्ट तो होना ही है, एक अडल्ट में कन्वर्ट होना ही है।
और सेक्स हैज टू कम इन बिटवीन, तो वो फेलिक स्टेज में वो बात भी करता है उसकी। ठीक है, मतलब दैट्स अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक जो हर लेवल पे लोग उसके जगह बेसिकली जितने भी अनुयायी थे वो सब क्रिटिक्स। छोड़ वो सब छोड़ के भागे इसीलिए बिकॉज दे डिडंट वांट टू एसोसिएट देमसेल्व्स विद दिस सेक्सुअल पार्ट, इसलिए इसे सब राइट, छोड़ के भाग गए। वही तो मैं नहीं, एक्चुअली मैं भी जब पढ़ रहा था और मैंने भी जब इस टॉपिक के बारे में देखा तो एक एक कॉन्सेप्ट आया था यहाँ पे, पीनल एनवी करके, जो है फ्रॉइड ने उस पे बात किया था। एंड उस पे भी हाँ काफी क्रिटिसिज्म हुआ था, राइट, कि जो गर्ल्स होती है दे आर मोर अट्रैक्टेड बिकॉज दे डोंट हैव दैट सेक्स ऑर्गन, सो उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा जो है ना एनवी करती है, एंड दे फाइंड देमसेल्व्स सुपीरियर कंपेयर पर टू, इसी इंफीरियर कंपेयर टू मेल। इसी स्टेज में ना, लाइक जो इसी उम्र के बच्चे होते हैं उन्हें डर होता है, लाइक कैस्ट्रेशन, आई थिंक वो वर्ड होता है इसका, लाइक हाँ, या लड़के को डर जाता है। लेकिन हाँ, ये अभी लड़कों यहाँ को पे ना होता है, जो लड़कों को लड़कियों को होता है। पीनल एनवी। वो जो पेनिस एनवी की बात हो रही है, या मतलब लाइक दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि आई हैव फाउंड लॉट मेनी गर्ल्स सेइंग फॉर वेरियस रीजंस कि काश मैं लड़का होती। कहीं ना कहीं मतलब हर लड़की एक स्टेज में शायद ये बात सोचती होगी, मे बी बट बिकॉज ऑफ ये सोसाइटल इसी रीजंस। इसी टॉपिक पे शायद कैरन हॉर्नी ने भी बोला था कि ये वो फैक्टर नहीं है, बट उनका जो मानना था वो ऐसा बोलती थी कि आप गर्ल्स को उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं दे रही है जितना बॉयज को उस टाइम मिलता था। हाँ, ये अब तो हाँ, कैरन हॉर्नी ने क्या किया, जो जो हम्म, बोला था फ्राइड ने सारा उल्टा कर दिया उसका, बस इतनी हाँ, शी वाज। पर लेकिन ये लाइक एंड यू आर राइट कि हम्म, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स वाज गिवन, नेम वाज गिवन बाय कार्ल यंग, उसने हाँ, उसने दिया हमको। लेकिन बेसिकली ओडिपस कॉम्प्लेक्स का कुछ ना कुछ तो आना ही था, तो बाद में कार्ल यंग ने उसको ही डिडंट इवन एक्सेप्ट आल्सो सेक्सुअल पार्ट। लेकिन हमारा जो टॉपिक क्वेश्चन था कि फिक्सेशन, हम्म, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग हम्म, काउंसलिंग, क्योंकि हम्म, फिक्सेशन ही प्रॉब्लम है। अगर कोई या आदमी किसी उसके लिए उस फिक्सेशन को समझने के लिए ये स्टेजेस समझना बहुत जरूरी है। और हम्म, इवन लेकिन ये स्टेजेस क्या है कि क्योंकि 18 इयर्स के बाद बात ही नहीं करता है फ्रॉइड, लेकिन हम्म, एरिक एरिक्सन ने पूरे बुढ़ापे तक बात की है, हाँ और हाँ, ही आल्सो टॉक्स अबाउट फिक्सेशन। बट वही है राइट, कि एरिक एरिक्सन की जो थ्योरी है वो साइको सोशल थ्योरी है, बिकॉज वो बात करता है इन टर्म्स ऑफ सोसाइटल फैक्टर्स लीडिंग टू डेवलपमेंट। लेकिन कहीं ना कहीं वो मतलब लिंक तो फ्राइड की स्टेजेस से ही है। राइट, और तो फिक्सेशन एक बहुत बड़ा पार्ट है, और इफ फिक्सेशन में भी रिग्रेशन को भी अगर हमें समझना है तो हमें फिक्सेशन समझना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज आवर प्लेस जहाँ पे हमने ज़्यादा अपनी लिबिडो, बिकॉज लिबिडो एनर्जी बहुत ही फिक्स है, बहुत ही मतलब मतलब एक डिफिनेट मात्रा में। अब आपने किसी स्टेज में उस लिबिडो एनर्जी को ज़्यादा यूज़ कर लिया किसी काम के ऊपर, तो वो कहीं ना कहीं उसका जाएगा फॉल बैक तो रह ही जाएगा। तो राइट, जब हम कहीं पे फंसेंगे, और इसका मतलब है लिबिडो एनर्जी प्लेजर एनर्जी है, इसका मतलब कि हमने उस स्टेज में बहुत मजा लिया है, ओरल स्टेज में हमने बहुत बहुत उंगलियां दबाई हैं अपनी ना, अंगूठा चूसा है, तो हम आई विल लव टू बी इन दैट इन स्टेज की मैं बात नहीं करूंगा, है ना। और हाँ, मतलब डेवलपमेंट का जो स्टेजेस होगा वो स्लो हो जाएगा या उतना प्रॉपरली नहीं होगा, है ना। मतलब एक तो एक कहीं ना कहीं उसका ना बोलते हैं कि जो उसका एक भूत है वो रह जाएगा, अगर आपने राइट, ज्यादा उसको कोई यूज कर लिया। इट इज समथिंग लाइक कि हम लोग जैसे अब साइकोलॉजी पढ़ रहे हो आप, और किसी बंदे ने सिगमंड फ्रॉइड के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है, तो वो हर टॉपिक पे सिगमंड फ्रॉइड को लेके जरूर बीच में आएगा। तो दैट इज बेसिकली अ फिक्सेशन, बिकॉज वो उसका कंफर्ट जोन है, उसने वहां पे ज्यादा एनर्जी लगा रखी है। जैसे काफी कि इसी काफी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है उसके बारे में। हाँ, तो इसलिए सेम थिंग इज हैपनिंग इन दिस स्टेजेस, कि उधर स्टेज में आपने ज्यादा एनर्जी लगा दी तो वो आपका फिक्सेशन हो गया। अब वो फिक्सेशन कभी कभी लोगों के लिए हो जाएगा, पीपल माइट गेट इरिटेटेड कि साला जब साइकोलॉजी की बात को सिगमंड फ्रॉइड बीच में आया था, तो बोलेंगे तो और भी तो साइकोलॉजिस्ट ना। बेसिकली अदर लेवल्स पे डेवलपमेंट को रोक देगा ना, क्योंकि वो वहां पे फिक्स हो गया है। हाँ, तो रोक तो नहीं कह सकते, बट हाँ कह सकते हैं कि उस पर वो इंटरेस्ट इतना देगा नहीं। इट इज हाँ समथिंग लाइक कि अगर अब किसी को मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री पसंद आ गई है, तो वो फिर मेंस्ट्रुएशन इससे भागेगा, क्योंकि उसको मजा ट्रिग्नोमेट्री में आता है, या किसी को मैथ्स में ही मजा आता है, तो वो हर हर टाइम पे बैठ के क्लास में मैथ्स पढ़ रहा है, बस इंग्लिश नहीं पढ़ रहा है, साइंस नहीं पढ़ रहा है, या किसी को इंग्लिश में मजा आ गया तो सिर्फ इंग्लिश पढ़े जा रहा तो है, तो एग्जाम में या उसके नंबर नहीं ज्यादातर टाइम जो है उसका उसी में फिक्स रहेगा, तो वो हाँ, बाकी चीजों को फोकस नहीं क्योंकि कर उसमें उसे पाएगा। मजा आ रहा है, तो हम्म, बेसिकली वो जो लिमिटेड टाइम है उसको जुडिशियसली ना यूज करके, हम्म, इवन आजकल हम एडिक्शन देखते हैं, बेसिकली ये भी फिक्सेशन का ही असर है, कि अब आपको वीडियो गेम पसंद आ गया, तो आप क्या करते हो, जिस टाइम पे आपको पढ़ना चाहिए आप बैठ के वीडियो गेम खेल लो, तो right, यू आर फिक्सेटेड टू दैट थिंग, एंड यू आर
गिविंग ऑल योर लिमिटेड एनर्जी एंड टाइम फॉर दैट वन एक्टिविटी। तो एंड अगर वो आपने किसी निगेटिव चीज में या किसी उसमें फंसा दिया तो फिर वो आपके कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम तो करेगा ही, और तभी आपको जो मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं वहीं से स्टार्ट होते हैं। बेसिकली देखा जाए तो जो एडिक्शन है, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स वी कीप फेसिंग डे इन डे आउट। ओके ओके, सो सही है। तो फिक्सेशन जो था इसका इसका लिटरली बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है पर्सन के डेवलपमेंट में। बट जैसे जैसे फ्रॉइड आगे बढ़ा तो उसमें कई और डेवलपमेंट्स आए। जैसे कई कॉन्सेप्ट्स आते हैं डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में, जहाँ पे फ्रॉइड ने जो है 5 डिफेंस मैकेनिज्म्स के कॉन्सेप्ट्स दिए। उन्होंने बोला कि जो हमारा सब अनकॉन्शियस है, उससे जो थॉट्स आ रहे हैं, है ना, वो हमारे कॉन्शियसनेस पे आते हैं। एंड हमारा अब वो अगर कोई ऐसे थॉट्स है जो हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते पब्लिकली, तो हमारा जो कॉन्शियस है वो उसको रोकने की कोशिश करता है। और उसके लिए वो जो है डिफेंस मैकेनिज्म को हायर करता है ताकि वो उसको रोक सके। राइट। सो जो फ्रॉइड के डिफेंस मैकेनिज्म्स थे, उन्होंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया था, और इस पे काफी ज्यादा वो डिपेंडेंट रहे थे। तो आप लोग क्या डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं कुछ? बेसिकली लाइक जो डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं ना, उनका जो काम होता है ना, वो बेसिकली हमें प्रोटेक्ट करना होता है एंजाइटी से या फिर कोई भी एक थ्रेटनिंग सिचुएशन से जिसकी वजह से हमारे सेल्फ स्टीम या हमारे कॉन्फिडेंस को खतरा हो सकता है, या फिर उन चीज़ों के बारे में प्रिवेंट करवाता है जिनके बारे में हम बात नहीं करना चाहते। फॉर हम्म। एग्जाम्पल, अगर इफ़ यू टॉक अबाउट द डिनाइल, तो डिनाइल हम्म। में क्या होता है कि बेसिकली हम डिनाइल में तभी जाते हैं जब भी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है जिसको हम अवॉइड करना चाहते हैं। सो बेसिकली, और ऑफ कोर्स ये सारे लाइक अनकॉन्शियस लेवल पे होते हैं, सो हमें अवेयर भी नहीं होते इनके बारे में। हम्म। इसका फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल प्रोजेक्शन भी हो सकता है, जैसे कि कि हम सामने वाले में लाइक वो चीज़ प्रोजेक्ट कर रहे हैं या फिर वो देखना चाह रहे हैं जो हम एक्चुअली में देखना चाह रहे हैं। सो ये बेसिकली प्रोजेक्शन में आ जाता है। सो ये भी एक अनकॉन्शियस लेवल पे होने वाला प्रोसेस है जिसके बारे में हमें अवेयर नहीं होते। ओके सो रिप्रेशन, सब्लिमेशन, रिग्रेशन, ये सारे ओके, सो लाइक ये जो एस्पेक्ट्स थे, ये डिफेंस मैकेनिज्म के एस्पेक्ट्स थे जो फ्रॉइड ने बताया था, है ना। रिग्रेशन, सब्लिमेशन और ये सारे डिफेंस मैकेनिज्म, इनको एक एक करके देखते हैं। जो फ्रॉइड के 5 डिफेंस मैकेनिज्म टेक्निक्स थे उसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे एक मैं कहीं पे डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में पढ़ रहा था, एंड मेरे को एक बहुत अच्छा एग्जांपल मिला कि एग्जांपल लगा मेरे को। वहाँ पे एक विडो थी जो जिसका हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, बट उसकी डॉटर जो है वो मैरिड है। तो वो अपने सन इन लॉ में, सन इन लॉ काफी हैंडसम है, एंड उसके उसके लिए सेक्सुअल डिजायर्स जो है उसके माइंड में आ रहे हैं। सो अब वो पब्लिकली एक्सप्रेस करना इस टाइप वो नहीं कर सकते, है ना, और इट इज नॉट गुड। ठीक है, तो मतलब अनकॉन्शियस से उसके कॉन्शियस माइंड में आ रहे हैं, जिसकी वजह से उसको एंजाइटी हो रही है। सो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो अपने डिफेंस मैकेनिज्म को हायर करेगी, एंड डिफेंस मैकेनिज्म जो है उसको किसी और वे में एक्सप्रेस करने की कोशिश करेगा, या उसको दबा देगा। वो जो थॉट्स है, वो जो थॉट्स उसके माइंड में आ रहे हैं उसको दबाने की कोशिश करेगा, उसको भुला देगा, फॉरगेट करा देगा, है ना। जैसे रिप्रेशन में हम जनरली ये देखते हैं, है ना। तो किसी भी चीज को फॉरगेट कराना, किसी भी चीज को भुला देना। राइट। सो ऐसे ही और भी जो उनके डिफेंस मैकेनिज्म टेक्निक्स थे, लाइक रिप्रेशन, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन आई थिंक एना फ्रॉइड का था। रिप्रेशन जो था, रिप्रेशन, रिग्रेशन, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्ट डिनायल, प्रोजेक्शन, ट्रांसपेरेंस, डिनायल। इवन ट्रांसपेरेंस आल्सो मेरे ख्याल से था। इसमें एक चीज है कि डिफेंस मैकेनिज्म जो है ना वो इट इज एम्प्लॉयड बाय ईगो। बेसिकली ईगो क्या होता है कि जब इड भाई साहब को, जैसे तुम्हारे एग्जांपल में अगर देखा जाए तो उस जो मदर इन लॉ है उसकी इड उसको ना मतलब वो कर रही है कि शी वांट्स प्लेजर या बाय सी, वो अपने सन इन लॉ को देख के ना उसको उसकी जो पुरानी फीलिंग्स थी वो उसको प्लेजर चाहती है। तो वो इड की रिक्वायरमेंट है। अब जब वो ईगो के पास पहुंची, रियलिटी प्रिंसिपल, तो अब ईगो बोलेगा नहीं भैया ऐसा नहीं होता है, ही इज योर ये नहीं कर ही इज सकते। योर हाँ ही इज योर सन इन लॉ, यू कांट डू दैट। और प्लस सुपर ईगो भी है, ये राइट। सुपर ईगो बोलेगा अबे मतलब हाउ कैन यू थिंक लाइक दिस। तो अब दिस इज लेकिन नॉट राइट, है ना। हाँ लेकिन अब सोसाइटी के रिस्पेक्ट में हाँ सही तो नहीं लेकिन है। अब क्या हुआ कि भाई ईगो तो भाई अब ईगो की बत्ती बंद है, ईगो की अब बनी लिमिटेड बात जगह है। है। तो हाँ। उधर उधर जो है इड इड लगा, मतलब बोल रहा है कि नहीं चाहिए मुझे, सुपर हम्म। ईगो बोलता है कि ये गलत है। तो नो ईगो इज ओवरवेल्म्ड। अब उसमें एंजाइटी, प्रेशर ये सब क्रिएट होगा। तो ईगो क्या करता है,
अपने आप को बचाने के लिए, ताकि हमारे कॉन्शियस लेवल पे, हमारे उस लेवल पे ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ही एम्प्लॉयज अ डिफेंस मैकेनिज्म। जैसे तुम्हारे एग्जांपल में सब्लिमेशन लगा के उसने क्या किया कि उसने एंजाइटी को बचा लिया, तो दैट प्रेशर इज गॉन, और उसने चुपके से ईड को बोला कि उसने सुपर ईगो के प्रिंसिपल को ले लिया कि ही विल ट्रीट हर सन इन लॉ एज हिज सन, एंड दैट्स हाउ ही विल ट्रीट हिम। बट एक सेकंड, आई हैव अ क्वेश्चन। ये यहाँ पे सब्लिमेशन कैसे लगा? ये सब्लिमेशन डिफेंस मैकेनिज्म कैसे लगा? ये प्रोजेक्शन क्यों नहीं, नहीं हुआ? सब्लिमेशन में इन द सेंस कि जैसे अब वो जो है उस सन इन लॉ को किसी और तरीके से उसको उसको बहुत अच्छे से ट्रीट करेगी, एंड शी विल ट्रीट हिम लाइक ही इज सम काइंड ऑफ गॉड, एंड है ना, और बहुत बहुत रेप्यूटेड वे में, अच्छा, तो मतलब उसको उसको किसी और वे में जो मतलब समाज के दायरे थे उस तरीके से उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश की अपने इमोशंस को। दैट इज सब्लिमेशन। बेसिकली सब्लिमेशन क्या है? सब्लिमेशन इज बेसिकली कन्वर्टिंग unacceptable behavior to the good one. we can say unacceptable, or we can say कि stray energy into a energy which is of use to us. राइट। आप जो अनयूज एनर्जी थी यहाँ पे, वी कैन से कि यहाँ पे यहाँ पे उसकी नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी, जो नेगेटिव इमोशंस थे और सोशली एक्सेप्टेबल नहीं थे, उसको उसने कन्वर्ट कर दिया एक हेल्दी रिलेशंस में। लाइक इसका ये एग्जांपल ले सकते हैं ना कि फॉर एग्जांपल कोई एक आदमी है जिसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो ये उसका एक अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर हो गया क्योंकि सोसाइटी नहीं एक्सेप्ट करती ज़्यादा गुस्से वाले लोगों को। तो उसने क्या किया कि बॉक्सिंग क्लब ज्वाइन कर लिया जहाँ पे वो लाइक प्रैक्टिस करता है। तो लाइक ये भी वही हो गया मेरे ख्याल से सब्लिमेशन की। राइट। सो एग्जांपल सही दे बोला वो भाई, भी सही बोला एकदम। एग्जाम्पल बॉक्सिंग का एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल कि कोई इंसान है जैसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, ठीक है, तो वो यहाँ आसपास लोगों को मारने की जगह वो कोई बॉक्सिंग क्लब जाके ज्वाइन कर लेगा। वहाँ पे लाइक वो उस फाइट के जरिए वो अपने गुस्से को बाहर निकाल सकता है, वहाँ पे उस अग्रेशन को दिखा सकता है, तो वो एक्सेप्टेबल होगा क्योंकि लाइक वो जगह भी वैसी है ना। तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है। सो हाँ, ओके। सो हमने जो है आज एक बेसिक डिफेंस राजा मैकेनिज्म का सर, कॉन्सेप्ट राजा सर, इको हो हाँ, रहा है। इसकी मूवी है ना ये, हाँ अपने तूफान मूवी जो आई थी ना इसकी, हाँ हाँ, फरहान अख्तर की, दैट इरफान, इज दैट्स एक्चुअल एग्जांपल। मूवी में दिखाया भी है कि ना, पहले वो स्ट्रीट फाइटर है और फिर उसको कन्वर्ट कर देता है बॉक्सिंग में। हाँ, दैट्स अ सुल्तान, गुड राइट। एग्जांपल ऑफ सब्लिमेशन। तूफान, तूफान। सुल्तान, तूफान, तूफान एक सुल्तान भी जो थी सलमान खान की मूवी, उसमें भी कुछ ऐसी था। नो, बट ही इज नॉट सब्लिमेटिंग इट, नहीं, हाँ, है ना। सब्लिमेशन जो होगा तूफान, वो तूफान एक, में तो मतलब वो यदि सुल्तान में वी कैन टॉक इन डिफरेंट टर्म, बट वी कैन से कि हाँ तूफान में बहुत ही क्लियर है कि वो हाँ, पहले ओके वो ओके, दादा का करेक्ट, मतलब वो कहते हैं किसी गुंडे का हाँ वो है, पैसे इकट्ठा करता है, ये करता है, वो हाँ करता है, और हाँ उसको हाँ, फिर वो करेक्ट करेक्ट। कोई इस पे कमेंट मारता है कि इतना अच्छा करते हो, तो फिर जाके वो ही गोज एंड कन्वर्ट इट इनटू हेल्दी बॉक्सिंग। तो दैट्स अ गुड एग्जांपल ऑफ सब्लिमेशन। ओके। सो अच्छा, ठीक है। सो ये जो है हमने टोटल कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखे अभी डिफेंस मैकेनिज्म के। तो चलिए आज हम लोग अपना डिस्कशन जो है यहीं पे कंक्लूड करते हैं। हम लोग जो है नेक्स्ट डिस्कशन में डिफेंस मैकेनिज्म को और इलेबरेटिव वे में लेंगे। एना फ्रॉइड के डिफेंस मैकेनिज्म के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। नियो फ्रॉइडियन थ्योरीज को भी जो है ना थोड़े बेटर तरीके से हम लोग देखेंगे। सो आज हम लोग ये वीडियो यहीं कंक्लूड करते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस।